हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2 प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और अध्याय नंबर 2 द्विघात बहुपद या जो भी है बहुपद, वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय नंबर 3 जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि इसमें आपको 2 चर मिलेंगे और 2 चरों की सहायता से उनको हल ज्ञात करना है और उनके मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण दीर्घ का है तो समीकरण का मतलब यही होता है कि 2 जो पद होंगे वो आपको बराबर से जुड़े हुए मिलेंगे। तो ये बराबर का साइन है, इसका मतलब है कि ये समीकरण है। ठीक है, और रैखिक समीकरण है क्योंकि रैखिक समीकरण इसलिए है कि इस पे घात 1 है। कौन बहुपद पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि x की पावर 1 है, इसका मतलब वो रैखिक बहुपद है। और यहाँ पे इसकी x की घात 1 है, y की घात भी 1 है, इसका मतलब ये रैखिक है। और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका ये मतलब है समीकरण है। और 2 चर का मतलब एक x दे रखा है और दूसरा y दे रखा है। ठीक है ना भाई। और दूसरा आप एक ले सकते हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये होते हैं एक रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और इसमें 2 चर कौन कौन से है, देखो एक चर x दे रखा है आपको और दूसरा आपको y दे रखा है। ठीक है ना। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो आप ध्यान रख लेना। इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब इनका अनुपात जैसे a1 अनुपात b1 बराबर a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर इसमें से ये सवाल आएंगे एक। तो ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, जब तीनों बराबर दिया हुआ हो तो समझ लेना कि वो दोनों रेखा या दोनों जो समीकरण है उनसे जो रेखाएं प्राप्त होगी वो संपाती रेखाएं होने वाली है। क्या होने वाली है भाई? संपाती रेखाएं प्राप्त होने वाली है। और संपाती रेखाएं होगी, इसका मतलब क्या है कि उसमें अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे या अपरिमित रूप से हल होने वाले हैं। ठीक है, और यदि आपको ये दे रखा हो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2, तो इसका मतलब है कि वो दोनों रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यानी कि एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा। क्या होगा भाई? एक ही हल होगा। ठीक है, और यदि आपको ये दे रखा हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होने वाली है। क्या होने वाली है भाई? समांतर रेखाएं होगी। और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो उसका कोई भी हल नहीं होने वाला। ठीक है ना, यानी कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है भाई, और कोई हल नहीं होगा इसका मतलब ये असंगत होगा, और इसका एक हल है इसका मतलब ये संगत होगा, और इसमें अनंत हल है इसका मतलब ये संगत होगा। जिसमें हल होता है, जिसमें हल होंगे वो तो संगत होगा, और जिसमें हल नहीं होगा वो असंगत होने वाला है। ठीक है ना। और इसमें जो ये रेखाएं आपको प्राप्त हो रही है, ये रेखाएं आपको इस प्रकार प्राप्त होगी जैसे आपने कुछ x का मान रखा, मान लो x बराबर 0 रख दिया, तो जब सॉल्व करोगे तो y का मान कुछ प्राप्त आएगा आपको। यानी कि इस प्रकार आपको एक बिंदु मिलेगा x, y, फिर आप एक और x रखोगे और एक और y आपको प्राप्त होगा, तो 2 बिंदु प्राप्त होंगे। इस प्रकार आप बहुत सारे बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, और उनको जब आप निर्देशांक अक्ष पर डिनोट करेंगे, जैसे कि मान लो आप x, y एक यहाँ पे और एक x, y आपके यहाँ पे मान लेते। चलो, जब इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाओगे तो ये आपको एक रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होने वाली है?
इस प्रकार एक रेखा प्राप्त होगी। जैसे मान लो इस समीकरण की सहायता से आपको एक रेखा ये प्राप्त होगी और इस समीकरण की सहायता से मान लो आपको एक रेखा ये प्राप्त होगी। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, वो इन दोनों का हल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको x, y का मान प्राप्त होगा वो इन दोनों रेखाओं का अभिष्ट हल होने वाला है। ठीक है, अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है इसका मतलब क्या होगा, एक ही हल होगा और प्रतिच्छेद रेखाएं होगी और ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और मान लो ये रेखा इस प्रकार है, ये इस यहाँ से गुजर रही है और ये यहाँ से गुजर रही है, यानी कि ये दोनों रेखाएं क्या आ रही है भाई, समांतर आ रही है। तो समांतर है इसका मतलब है कि ये दोनों तो बराबर आएंगे और C1/C2 का अनुपात इनके बराबर नहीं होगा, और अनुपात बराबर नहीं होगा दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी और दोनों समांतर यानी कि आगे एक ही रूप में बढ़ती रहेगी और समांतर रेखाएं कभी भी मिलती नहीं है कभी आपस में, यानी कि कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो आपको पता ही है कोई हल होने वाला है नहीं, क्योंकि हल तभी होता है जब दोनों बिंदु एक बिंदु पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और एक आपको दे रखा है संपाति। तो देखो भाई, जैसे ये कोई आपको रेखा दे रखी है, ये रेखा मान लो आप, ठीक है, और संपत्ति है इसका मतलब है कि इस रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आने वाली है। तो ये लो भाई, अब देखो मेरे बोर्ड पे इतना अच्छे से बन नहीं रहा है, लेकिन आप स्केल की सहायता से बनाओगे ना तो ये एकदम इसके ऊपर से ऊपर आएगी। तो इनके ऊपर ऊपर आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसमें तो प्रत्येक बिंदु जो है वो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है, यानी कि जहाँ तक रेखा आगे बढ़ेगी दोनों रेखाएं साथ साथ आगे बढ़ने वाली है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वो, क्योंकि प्रत्येक बिंदु तो सेम ही है। यहाँ पे इस रेखा का बिंदु भी है और यहाँ पे दूसरी रेखा का बिंदु भी यहीं पे है, इसका मतलब ये भी हल हो गया, ये भी हल, ये भी हल, ये भी हल, यानी कि अनंत हल होने वाले हैं। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर तीनों बराबर हो तो रेखा संपाती होगी और संपाती होगी तो अनंत हल होगी, और ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, और प्रतिच्छेदी होगी यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसका हल भी एक ही होगा। और A1 और B1 दोनों बराबर है और C1 वाला है वो बराबर नहीं है अनुपात, तो इसका मतलब है कि रेखा समांतर होगी और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता, जैसा कि आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। ठीक है ना भाई, है कि दो जो व्यापक समीकरण दिए हुए हैं इनकी सहायता से, जैसे हमें पहले देखा था कि ग्राफीय विधि की सहायता से हम उनके हल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, संपाती होगी तो अनंत हल हो जाएंगे, प्रतिच्छेद होगी तो एक हल होगा और समांतर होगी तो उसका कोई भी हल नहीं होने वाला। तो वो विधि थी ग्राफीय विधि की सहायता से। कौन सी विधि थी वो? ग्राफीय विधि, यानी कि उसमें आपको दो ग्राफ बनाने पड़ते और दो रेखा खींचनी पड़ती और रेखाओं की सहायता से आप पता कर सकते थे कि उसके हल कितने होने वाले हैं। ठीक है ना, और ये तो होगी एक विधि इनके हल ज्ञात करने की। दूसरी विधि इसमें होती है प्रतिस्थापन विधि। ये जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको विस्तार से बताएंगे इनके बारे में। एक बार इनको आप ये देख लो कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रतिस्थापन विधि। एक इसमें आती है आपके विलोपन विधि। विलोपन विधि की सहायता से भी आप आराम से इनके हल ज्ञात कर सकते हैं। एक आती है वज्र गुणन विधि, जो अभी आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। वज्र गुणन विधि, इन 4-5 विधियों की सहायता से आप आराम से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ तो सामने देखो भाई सभी, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रश्नावली नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 आपको दिया हुआ है। देखो, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले तो दो रैखिक समीकरण बनेंगे वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप ग्राफीय विधि से भी हल ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल ज्ञात कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल ज्ञात कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि से भी हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। फिर इसमें सबसे पहले आपको मानना है कि मान लेना है कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, ध्यान देना भी सभी। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य आप मान लेते हैं कि x रुपए। ठीक है,
और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं, एक कलम का मूल्य मान लो आप 22 रुपये, ठीक है ना। जब ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो 5 का कितना हो जाएगा भाई, 5x। और 7 कलमों का मूल्य, 7 कलम यानी कि एक कलम का मूल्य अगर y रुपए है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y। और दोनों का कुल मूल्य कितना हो रहा है, 50 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x। प्लस एक कलम का मूल्य अगर y रुपए है तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5y। और दोनों का कुल कितना हो रहा है, 46 रुपये। तो ये हो गए 46। तो ये आप इस जो भाषा में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उसको आपने गणितीय रूप में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर लो, या फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करो, या विलोपन विधि से हल ज्ञात करो। सब जो भी आप जिस विधि से करना चाहते हैं उससे हल ज्ञात कर सकते हैं। और हम यहाँ पे करने वाले हैं विलोपन विधि की सहायता से, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, देखो कि जो भी एक पद है, जैसे x दे रखा है या y दे रखा है, इसमें से एक को ऐसे हम गुणा करके व्यवस्थित करेंगे कि वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ 7 से पूरे समीकरण को, और इसको कर देता हूँ पूरे समीकरण को 5 से गुणा, ताकि ये भी हो जाएगा 35 और ये भी हो जाएगा 35। तो दोनों का घटाऊंगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इसको अगर मैंने 7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 35x प्लस 7 × 7 49y बराबर 7 × 5 35 यानी कि 350। उसी प्रकार इसको गुणा करूंगा तो 5 7 से करेगा तो कितना आ जाएगा, 35x प्लस 5 5 से गुणा करेगा तो 25y। और 5 अगर 46 से गुणा करेगा कितना आ जाएगा, कर लो गुणा, देख लो यहाँ पे 6 × 5 30, 20 और 3 23 यानी कि 230 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ भी 35x है और यहाँ भी 35x है। और विलोपन का मतलब ही ये होता है, विलोपन यानी कि लुप्त करना, विलोपित करना, हटाना, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, इस समीकरण को घटा दो ऊपर वाली समीकरण में से, यानी कि एक नया स्टेप दे देते हैं। यानी कि आपको ये करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आपको घटाना है, ठीक है। तो घटा दो, इसमें से क्या आएगा, देखो 35x प्लस 49y बराबर 350। और घटाना इसमें से 35x प्लस 25y बराबर 230। अब घटा रहे हो इसका मतलब सबका चिन्ह चेंज होने वाला है, तो ये प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो प्लस के 35x से माइनस का 35x हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया 0। और माइनस का 25y और ऊपर दे रखा है आपको प्लस का 49y, तो घटा दो कितना आने वाला है, प्लस का आ जाएगा 9 में से 5 गया तो 4 और 2 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 24y आपके पीछे बचने वाला है। और यहाँ से 350 में से 230 को घटाओगे तो 0 का 0, और 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 1, यानी कि आपको प्राप्त हुआ है 24y बराबर 120। तो ये 24 इस तरफ गुणा में है, तो मैं समीकरण के इस तरफ भेजूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा। तो इसको उस तरफ भेज दो तो आपको y मिल जाएगा 120/24, ठीक है। अब आप 24 का भाग 120 में दे दो, कितनी बार जा रहा है, पहले इसको सरल कर लो। चलो 2 का भाग गया 60 बार, 2 का भाग गया 12 बार, यानी कि 60/12। अब तो आराम से निकाल सकते हो कि 12 का भाग 60 में कितनी बार जाने वाला है, 5 बार, यानी कि आपको y का मान जो मिला है वो मिल गया है 5, ठीक है ना। तो y का मान अब आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, मतलब ये छोटे वाला समीकरण इसमें भी रख सकते हैं, और समीकरण 2 में भी रख के आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं,
चलो y का मान रखते हैं और x का मान प्राप्त करते हैं। पहले वाली समीकरण ये लो या फिर ये लो, उसमें कोई फर्क नहीं है, जिसमें भी आप मान रखोगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये ले लेते हैं ऊपर वाली समीकरण, 5x + 7y, तो y के स्थान में मैं रख रहा हूँ 5, ये हो गया 5 बराबर आपको दे रखा है 50। 5 × 7 कितने हो जाएंगे 35 बराबर 50। 35 इस तरफ प्लस के उस तरफ गया तो हो जाएगा माइनस का, तो भाई 50 में से 35 गए तो पीछे बच गया आपके 15, और x के गुणा में 5 है उस तरफ गया तो आ जाएगा भाग में, 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार, यानी कि x का मान आपको प्राप्त हो गया 3। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो ऊपर हमें जो समीकरण या फिर जो रैखिक समीकरण प्राप्त हुए हैं उनका हल यानी कि x, y बराबर कितना हो जाएगा 3, 5। और 3 हमने x को किसने माना था, x को माना था हमने पेंसिल का मूल्य, तो x यानी कि पेंसिल का मूल्य आपको मिल गया 3 रुपये, और y माना था आपने कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य आपको मिल जाएगा भाई 5 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार आप आराम से विलोपन विधि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करते हैं कि यहाँ से जो x का जो मान है इसको उस तरफ भेज देते, माइनस का हो जाता है, इसको इसके भाग में भेज देते हैं, यानी कि x का एक अलग मान प्राप्त हो जाता है, उस मान को हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, ये होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार आप आराम से विलोपन विधि की सहायता से हल ज्ञात कर सकते हैं। और नोट कर सभी सामने ध्यान दो, अब आपको दिख रहा है कि दो आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और आपको इस ये क्वेश्चन आपके 3.1 का दूसरे का पहला पॉइंट और दूसरे का दूसरा पॉइंट है। ठीक है, और इसमें आपको ये पूछ रहा है कि इसमें जो आपको समीकरण दिए हुए हैं उनको जो रेखाएं प्राप्त होगी वो संपाती होगी, समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी, ये आपको इसमें जांच करनी है। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो अनुपात होते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर वो दोनों बराबर है तो संपाती होगी, दोनों बराबर A1/A2 और B1/B2 बराबर है, इसका मतलब है कि समांतर होगी, और A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, इसका मतलब है प्रतिच्छेदी होगी। तो वो आपको इसमें ध्यान होनी चाहिए, और एक बार मैं लिख देता हूँ वापस यहाँ पे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर है अनुपात, इसका मतलब है कि रेखाएं संपाती है। क्या होगी भाई, संपात। और अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, इसका मतलब है रेखाएं समांतर होगी। क्या होने वाली है, समांतर। और A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं है, तो आपके ये होने वाली है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रश्नावली नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही दे रखा है कि ये जो समीकरण दे रखे हैं इससे आप पता लगाओ कि ये रेखाएं जो है समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये दे रखा है, तो व्यापक समीकरण से तुलना कर लो आप। तो व्यापक समीकरण से तुलना करने पर आपको क्या मिला, A1 क्या आएगा इसमें से, तो A1 तो हमेशा x का गुणांक होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके व्यापक समीकरण भी, A1x + B1y + C1 बराबर 0, और A2x + B2y + C2 बराबर 0, ये होते हैं व्यापक समीकरण। तो अब देख लो आप, x के गुणांक में जो आएगा वो होगा A1, यानी कि A1 का मान आपको मिल गया 5, B1 जो होगा वो y का गुणांक होगा B1, तो यहाँ से आपको B1 का मान मिल गया -4। ठीक है, और C1 जो है वो सबसे लास्ट वाला पद जो है जिसमें कोई अचर नहीं है वो है आपके यानी कि 8, सॉरी कोई चर नहीं है, अचर तो 1 2 8 अचर ही है। और A2 दूसरा समीकरण दे रखा है, उसमें जो x का गुणांक है उसको हम A2 लेते हैं यानी कि 7, और B2 जो दे रखा है वो दूसरे समीकरण के y का गुणांक जो होगा वो आपके B2 होगा यानी कि 6, और C2 होगा जो दूसरे समीकरण का जो अचर पद है वो आपके C2 आने वाला है यानी कि -9। अब आप इन तीनों के अनुपात ज्ञात कर लो, और अनुपात अगर इन स्थितियों को अगर संतुष्ट करेंगे,
अगर इसको करेंगे तो संपाती हो जाएंगे, इसको करेंगे तो समांतर, इसको करेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ठीक है, चलो रखो मान 5/7 रखा A1/A2 और ये आपके हैं A1/A2। ठीक है भाई, अब देखते हैं B1/B2 यानी कि -4/6। एक आपको दे रखा है C1/C2 जो दे रखा है 8/-9। तो इसको आप सरल कर नहीं सकते क्योंकि ये तो 5/7 ही रहने वाला है A1/A2। इसको अगर आप 2 से काटोगे 2 बार कटेगा, इसको 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, यानी कि आप कह सकते हैं B1/B2 बराबर -2/3 आएगा। इसको आप कट कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाली संख्या सम है, नीचे वाली भी सम है, तो कटेगा भी नहीं। ये आ जाएगा 8/9। तो अब इनको देखकर आप बताओ कि तीनों अनुपात बराबर है या नहीं। आप बताओ। तो जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा होगा कि तीनों अनुपात बराबर नहीं है, यानी कि A1 is not equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। जब दोनों बराबर नहीं है यानी कि तीनों ही बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। कैसी रेखाएं होने वाली है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है भाई, तीनों ही अगर बराबर नहीं है इसका मतलब है रेखाएं प्रतिच्छेदी होने वाली। और प्रतिच्छेदी रेखा है इसका मतलब कितने हल होंगे, इसमें केवल एक हल होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्रतिच्छेद करेंगे तो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करने वाली है भाई। इसका मतलब है कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है, नहीं इसका मतलब x, y जो एक बिंदु होगा वो इनका अद्वितीय हल होने वाला है। ठीक है ना, अब देखते हैं समीकरण नंबर दूसरे में। तो इसमें अब देखो भाई समीकरण नंबर 2 में जो आपको दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखा है A1। तो A1 जैसा कि आपने पहले देखा ही है कि x का गुणांक जो होगा वो A1 होगा, तो 9 लिख दो। B1 तो पहले समीकरण के y का गुणांक जो होता है वो B1 होता है, ये लो B1। फिर दे रखा है C1, तो C1 का मतलब है कि पहले समीकरण में जो अचर पद दे रखा है वो आपका C1 होगा। और A2 क्या होने वाला है, तो A2 आपके दूसरे समीकरण के x का गुणांक होगा। B2 क्या होगा, दूसरे समीकरण के y का गुणांक। और C2 क्या होगा, दूसरे समीकरण का अचर का पद। ये ले लिया C2, ये आ गया B2, ये आ गया A2 सॉरी। ठीक है, अब इनके करते हैं अनुपात। A1/A2 आपके करने पर मिला 9/18। B1/B2 करने पे मिला आपको 3/6। C1/C2 करने पे आपको मिला 12/24। अब आप इनको काट सकते हैं। 9 का भाग 9 में गया 1 बार, 18 में गया 2 बार। 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 6 में गया 2 बार। 12 का भाग 12 में गया 1 बार और 24 में गया 2 बार। यानी कि आपको फाइनली ये प्राप्त हो गया A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, C1/C2 बराबर 1/2। यानी कि 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब क्या है, तीनों अनुपात क्या होने वाले हैं भाई, समान होने वाले हैं। अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होंगे। और जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि जब तीनों अनुपात बराबर हो, समान हो, तो इसका मतलब है कि वो दोनों रेखाएं समपाती होती है। क्या होती है भाई, समपाती रेखा। यानी कि ये दोनों रेखाएं जो होगी समपाती रेखाएं होने वाली है। और समपाती रेखाओं के आपको पता है कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल नहीं होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं, अनंत हल। क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो इसका मतलब है तो बिंदु जो होने वाले अनंत बिंदु होने वाले हैं। तो ये इस प्रकार कह सकते हैं कि ये वाली रेखा आएगी वो समपाती आएगी और ये वाली रेखा आएगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पॉइंट आपको खुद को करके लेके आना है। ठीक है ना, इसी प्रकार आप आराम से A1, A2, B1, B2, C1, C2 ज्ञात करके आराम से ज्ञात कर सकते हैं अभी। ठीक है ना, इसके बाद करेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।